So, a very good morning, good afternoon, good evening, people. ये मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये आप लोग आपके हिसाब से आप लोग जब भी क्लास देख रहे हो उस हिसाब से बिठा लेना. सो लास्ट क्लास में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज तक का डिस्कशन किए थे. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द कोर थिंग ऑफ जीएसटी विच इज़ सप्लाई. Basically, this chapter is the backbone of the whole GST framework, and supply is the taxable event. Supply is the taxable event in GST. तो बेसिकली जैसे सर्विस टैक्स में आप लोग ने पढ़ा था कि पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, वैसे ही सप्लाई में टैक्सेबल इवेंट है. वन एंड ओनली टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई. एंड सप्लाई इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 7 ऑफ द CGST एक्ट 2017 विच इज़ रेड विथ शेड्यूल 1, 2 एंड 3. तो बेसिकली सेक्शन 7 हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे to determine whether a transaction is a supply or not, and the relevant schedules, that is schedule 1, 2 and 3 to the section 7, and section 8 that will tell us what is a composite and what is a mixed supply. तो ये दो सेक्शन का कॉम्बिनेशन है ये चैप्टर. नाउ yes, we will try to understand the legal terms first. To constitute a supply under section 7 of CGST Act, there are three parameters of supply which is denoted by ABC. A stands for activity, B stands for business and C stands for consideration. तो ये तीन एलिमेंट्स चाहिए to make a transaction a supply. Therefore, the legal terms are supply should be of goods or services or both. This is called an activity. And supply shall be in the course or furtherance of business. That is, ये supply business related होना चाहिए, not in the nature of personal purposes. And the third thing is supply shall be made for a consideration. अभी फॉर अ कंसिडरेशन ये अलग से बोलने का यहाँ पे मोटिव ये है, सप्लाई शैल बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन. देखो नॉर्मली कंसिडरेशन तो रहता ही है, बट इसका अलग से मेंशन करने का ये मतलब है कि नॉट ऑन FOC टर्म्स. अभी FOC का मतलब क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, तो कोई भी ट्रांजैक्शन ये तीन बेसिक एलिमेंट को सेटिस्फाई करता है, दैट इज ABC टेस्ट क्वालिफाई करेगा कोई भी ट्रांजैक्शन, तो उसको हम लोग सप्लाई बोलेंगे. राइट. यहाँ पे दो चीज़ आपको स्पेसिफिकली याद रखना होगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रदर और सिस्टर ऑफ एन SSE. ये रिलेटिव का डेफिनेशन में नहीं आएगा. आप अभी सोच रहे हो कि इसका रेलिवेंस क्या है रिलेटिव, ये तो इनकम टैक्स में पढ़ते हैं. हाँ, इनकम टैक्स में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे भी इसका रेलिवेंस आएगा, वो विद द फ्लो आगे चल के हम लोग सीख लेंगे. एंड दूसरा चीज़ है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस बाय एन इंडिविजुअल विदाउट कंसिडरेशन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई. यहाँ पे कौन कौन सा चीज़ है, ये सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक करो. एक तो है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, दूसरा है पर्सनल पर्पस, तीसरा है इंडिविजुअल, चौथा है विदाउट कंसिडरेशन. तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये चार चीज़ जब साथ में क्लब होगा कोई ट्रांजैक्शन में, तो वो ट्रांजैक्शन को हम लोग सप्लाई नहीं बोलेंगे. क्या बोला फिर से एक बार, आप भी साथ साथ में पढ़ लो. इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस बाय एन इंडिविजुअल विदाउट कंसिडरेशन. ये चार घटना अगर साथ में कंबाइन होते हैं
तो इसको अपन सप्लाई नहीं बोलेंगे। ओके, तो इसके बाद शेड्यूल 1 हम लोग चालू करेंगे। शेड्यूल 1 टू सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट 2017। शेड्यूल 1 बेसिकली ये बोलता है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई है। तो यहाँ पे मेरा नोटेशन ऐसा है, इसलिए इज इक्वल टू सप्लाई लिख के रखा है। शेड्यूल 1 मीन्स व्हाट इज़ अ सप्लाई, मतलब सप्लाई में कौन कौन सा चीज़ इंक्लूडेड है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड में देखो, विथ कंसिडरेशन मैंने एक डायग्राम में लिखा है, सप्लाई विथ कंसिडरेशन। तो विथ कंसिडरेशन वाला कोई भी चीज़ को हम लोग, जो अभी थंब रूल पढ़े थे, ABC टेस्ट पास होना चाहिए, तो अकॉर्डिंगली एक्टिविटी में आप लोग देख सकते हो, सेल है, एक्सचेंज है, ट्रांसफ़र है, बार्टर है, रेंटिंग है, लीजिंग है, ये सब एक्टिविटी में आता है। इसके साथ कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विथ कंसिडरेशन, यहाँ पे ये बिजनेस पर्पस, पर्सनल पर्पस मैटर नहीं करता है। अगर कंसिडरेशन है इन केसेस ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो वो सप्लाई का डेफिनेशन में आ जाएगा। फिर राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में ये है विदाउट कंसिडरेशन वाला चीज़, दैट इज FOC सप्लाई, फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाईज। इसमें ये एक शॉर्टकट तरीका है, इनिशियल से बनाया हुआ है, RBI एंड एजेंट। आप ऐसे याद रख सकते हो कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो विदाउट कंसिडरेशन वाला कैटेगरी में फॉल करता है। एंड ये याद रखना कि इवन इफ फ्री ऑफ कॉस्ट, दीज थिंग्स विल कंस्टिट्यूट अ सप्लाई। तो R स्टैंड्स फॉर सप्लाई बिटवीन रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ये अभी मैंने डिस्कस किया था ना, वो इंडिपेंडेंट ब्रदर और सिस्टर, ये रिलेटिव में नहीं आते हैं। सो दिस इज द रिलेवेंस, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ये अगर FOC भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी अगर सप्लाई है, तब भी इसको सप्लाई मान के चलेंगे। B स्टैंड्स फॉर बिजनेस एसेट्स, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अभी परमानेंट ट्रांसफर मतलब क्या? कोई भी बिजनेस का एसेट था, वो बिजनेस एसेट को परमानेंटली हम लोग ने किसी को सेल कर दिया विदाउट कंसिडरेशन। अभी इसका एक एग्जांपल ये आ सकता है कि फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन अगर किसी को करेंगे तो वो बिजनेस पर्पस में तो हुआ ही, बिजनेस एसेट था एंड उसको परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया। अभी ये चीज़ FOC ट्रांजैक्शन में सप्लाई में तभी आएगा जब ITC ऑलरेडी टेकन, मतलब जो सप्लायर है वो उसने उसका ITC पहले ही ले लिया है, तो वो केस में ये परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वाला चीज़ भी आपका सप्लाई के डेफिनेशन में आ जाता है। फिर I, यहाँ पे I स्टैंड्स फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी ओनली, रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स फॉर बिजनेस पर्पसेस। एंड एजेंसी जो वहाँ पे लिख के रखा है, ये चार चीज़ बेसिकली है, RBI एंड एजेंट। तो एजेंसी सर्विसेज में प्रिंसिपल एजेंट के बीच कोई भी सप्लाई है, तो प्रिंसिपल एजेंट को दे रहा है या फिर एजेंट प्रिंसिपल को दे रहा है, तो वो जो सर्विस है। एंड यहाँ पे ये एजेंट को हम लोग आगे से शेड्यूल 1 वाले एजेंट बोलेंगे। ये जो एजेंट है इसको हम लोग आगे से शेड्यूल 1 एजेंट बोलेंगे। सप्लाई इवन इफ नो कंसिडरेशन, मतलब ये सब चीज़ों को हम लोग सप्लाई तब भी, मतलब अगर कोई भी कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया गया है तब भी सप्लाई बोलेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। फिर इसके नीचे एक छोटा सा नोट है, अ शेड्यूल 1 एजेंट शैल इशू इनवॉइस
इन हिज ओन नेम। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये दो चीज़ याद रखने का है, इश्यूज इनवॉइस इन इट्स ओन नेम एंड पार्टिसिपेशन इन इफेक्टिंग द सप्लाई। तो ये दो चीज़ बेसिकली आपको याद रखना है। तो शेड्यूल 1 वाला एजेंट किसको बोलेंगे? जो अपने खुद के नाम पे इनवॉइस रेज करता है एंड जो सप्लाई में इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। द नेक्स्ट शेड्यूल इज शेड्यूल 2। it defines whether it is a supply of goods or a supply of service. फर्स्ट कैटेगरी इज मूवेबल प्रॉपर्टी। अभी मूवेबल प्रॉपर्टी इसको जब हम सेल करते हैं तो सेल में तभी ट्रांसफ़र ऑफ मतलब सेल में ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप रहता है। ओनरशिप जब ट्रांसफ़र होगा तब हम लोग उसको सप्लाई मानेंगे। अगर यही मूवेबल प्रॉपर्टी हायर परचेज सेल हुआ तो हायर परचेज के केस में हम लोग अकाउंट्स में सीखते हैं कि ओनरशिप ट्रांसफर्स एट ए लेटर पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब ओनरशिप बाद में जाएगा, भले ही बाद में जाए बट ओनरशिप ट्रांसफ़र तो हो रहा है ना। तो वो लॉजिक से इसको भी ये सप्लाई ऑफ गुड्स की कैटेगरी में आएगा। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़, ये चीज़ आप देखो ध्यान से, यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सिर्फ राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसलिए इसको सर्विस मानेंगे। एंड मूवेबल कैटेगरी में और एक चीज़ आता है ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स। अभी जो आपने देखा परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, एंड उसमें एक कंडीशन अटैच्ड है, आईटीसी इज़ टेकन ऑन सच गुड्स। अगर आईटीसी नहीं लिया है तब तो कुछ मतलब ही नहीं है ना उसको सप्लाई में लाके। तो नेक्स्ट थिंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी बोले तो लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। रेंटिंग, लीजिंग हो गया तो ये सर्विस नेचर का है, कॉमन सेंस से ही समझ में आता है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। फिर सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी जब सेल होता है तो उस चीज़ को गुड्स में क्लासीफाई नहीं करते हैं, उसको सर्विस में क्लासीफाई करते हैं। फिर सेल ऑफ कंप्लीटेड प्रॉपर्टी, ये चीज़ आप स्पेसिफिकली याद रखना, कोई भी कंप्लीटेड प्रॉपर्टी या बिल्डिंग जब सेल होती है वो चीज़ सप्लाई ही नहीं बनता है, दिस इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ सप्लाई। देन इंटेंजिबल प्रॉपर्टी लाइक पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट एट्सेट्रा। तो ये टेम्पररी ट्रांसफ़र जब होगा उस चीज़ को उस चीज़ को सर्विस मानेंगे। जब परमानेंट ट्रांसफ़र होगा, मतलब जब जो केस में ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गया तो वो गुड्स में क्लासीफाई करेंगे। फिर वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट। वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्रॉम अ कॉमन पार्लेंस, वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट वो केस में आता है जहाँ पे कोई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का बात करते हैं हम लोग। जनरली कोई बिल्डिंग बन रहा है, कोई फैक्ट्री बन रहा है, तो ये सब चीज़ वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग देते हैं, कोई ठेकेदार को दे देते हैं कि भाई तुम 3 महीने में ये चीज़ पूरा साइट कंस्ट्रक्ट करके दो, एंड तुम चाहे तो गुड्स यूज़ करो, सर्विस यूज़ करो। सो दिस इज़ बेसिकली इनपुट्स में गुड्स भी लेते हैं, इनपुट सर्विसेज भी लेते हैं। इनपुट सर्विसेज लाइक सर्विस ऑफ एन इंजीनियर, सर्विस ऑफ एन आर्किटेक्ट, तो ये इनपुट सर्विस हुआ। इनपुट गुड्स में सीमेंट, बालू, टीएमटी बार्स वगैरह जो भी लगता है। तो ये पूरा जो चीज़ है, ये पूरा वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट को सर्विस में क्लासीफाई करते हैं जीएसटी में। फिर आया केटरिंग, नॉन कम्पीट फीस, जॉब वर्क। जॉब वर्क मतलब समझो कोई प्रिंसिपल है तो उसने कोई सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जैसा कोई WIP है, उसको फॉर फर्दर प्रोसेसिंग कोई दूसरा पर्सन के फैक्ट्री में भेजता है, बिकॉज शायद वो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हो, या फिर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो, या फिर स्टोरेज स्पेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, या फिर उतना एडवांस्ड मशीनरी है नहीं। तो कोई भी रीज़न हो, वो रीज़न के वजह से वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जॉब वर्कर के पास भेजा जाता है वो चीज़। तो ये सब चीज़ भी सर्विस कैटेगरी में आएगा। तो ये एज पर शेड्यूल 2 टू सेक्शन 7।
नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द लास्ट शेड्यूल, दैट इज शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 अपने को ये सिखाता है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन सप्लाई ही नहीं है। तो इसमें एक तो देखो, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कोई एंटिटी से एंटिटी में सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो ये सप्लाई में नहीं आएगा। एंटिटी टू एंटिटी मतलब इंडिया में बैठा कोई बंदा, वो यूएसए से कोई माल इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके उसने जो पोर्ट में जो वेयर हाउसेज है वहाँ से ही चाइना में किसी बंदे को बेच दिया, तो इसको हाई सीज सेल बोलते हैं। बेसिकली वो प्रोडक्ट इंडिया में कंज्यूम हुआ ही नहीं, तो ये केस में उसमें जीएसटी कैसे लगाएंगे? बिकॉज जीएसटी तभी आएगा जब वो गुड्स एंड यूज़र ने इंडिया में कंज्यूम किया। तो यहाँ पे इंडिया का बात हो ही नहीं रहा है, गुड्स तो इंडिया में फॉर होम कंजम्पशन क्लियर हुआ ही नहीं, बिफोर क्लियरेंस गुड्स को सप्लाई कर दिया गया। तो ये एक एक्सेप्शन है। फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, तो जहाँ पे कोई भी, मतलब समझो कोई एम्प्लॉय उसके एम्प्लॉयर को फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विस देता है, तो उस चीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो सैलरी है एंड वो एम्प्लॉयमेंट में जाएगा। फिर वेयर हाउस्ड गुड्स सोल्ड, जो अभी मैंने बोला वेयर हाउस्ड गुड्स जो नॉट कंज्यूम्ड इन इंडिया, मतलब इसको हाई सीज सेल तो बोलेंगे ही। नॉट कंज्यूम्ड इन इंडिया मीन्स नॉट cleared to be used in domestic tariff area, that is DTA, and sold before filing बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ये अभी के लिए तो बस आप लोग ये बिल ऑफ एंट्री, होम कंजम्पशन, ये सब चीज़ उतना समझ में नहीं आएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब चीज़ तब ज़्यादा रेलिवेंट, आपको रेलिवेंट लगेगा जब कस्टम्स एक बार पढ़ लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना याद रख लो, वेयर हाउस गुड्स। फिर एम फॉर मॉर्चुअरी सर्विसेज, जो मॉर्चुअरी सर्विस है, मॉर्चुअरी सर्विस मतलब कोई भी इंसान का डेथ रिलेटेड सर्विस हो गया, उसको मॉर्चुअरी सर्विस बोलते हैं। अभी मॉर्चुअरी सर्विसेज में यू कैन सी फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिसीज्ड। शव को जब लेके जाते हैं तो वो गाड़ी का जो सर्विस है वो भी सप्लाई में नहीं आता है। फिर एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग, आपको ये पता है ना, वो पहला गुड्स एंड सर्विस चैप्टर में मैंने सिखाया आपको, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर जीएसटी एंड विल बी गोइंग टू क्लासिफाइड एज गुड्स। फिर जी, गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्विस, जी फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्विस, लाइक कोई भी एमएलए, एमपी, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट पीएसयूज लाइक कोल इंडिया, ओएनजीसी, ये लोग जो भी सर्विस देंगे ये गवर्नमेंट ऑफिशियल सर्विसेज में आता है एंड दिस इज ऑल्सो नॉट कंसिडर्ड एज अ सप्लाई इन जीएसटी। अभी यहाँ पे पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ना होकर अगर फुल टाइम डायरेक्टर होता तो क्या होता? तो फुल टाइम डायरेक्टर कोई भी सर्विस देता है ना तो वो एम्प्लॉय बन जाता है कंपनी के लिए। तो एम्प्लॉय तो ऑलरेडी ई वाला कैटेगरी में आ गया, तो उसको अलग से ये यहाँ पे नहीं लेंगे। फिर आई स्टैंड्स फॉर इमूवेबल बिल्डिंग, सेल ऑफ कंप्लीटेड इमूवेबल बिल्डिंग। तो अभी मैंने आपको ऊपर भी बता रहा था कि कोई भी कंप्लीटेड बिल्डिंग जब सेल होगा वो भी सप्लाई के कैटेगरी, सप्लाई के नेट में नहीं आता है। फिर सी, कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल सर्विसेज। कोर्ट ट्रिब्यूनल सर्विस, इसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट,
सुप्रीम कोर्ट, कोई भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जीएसटी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये सब, कंज्यूमर कोर्ट, तो ये सब कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज है, ये भी सप्लाई का नेगेटिव लिस्ट में आएगा। फिर यहाँ पे देखो 243G एंड 243W, 243G एंड 243W, दीज आर सर्विसेज बाय लोकल अथॉरिटी। अभी लोकल अथॉरिटी एक होता है अर्बन वाला जो कॉरपोरेशन वगैरह होता है, एंड दूसरा होता है पंचायत वाला जो ग्रामीण होता है। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे याद रखना, G स्टैंड फॉर ग्रामीण, तो पंचायत, और दूसरा ऑब्वियसली अर्बन होगा, कॉरपोरेशन होगा। तो इसको याद रखने का तरीका तो बोल दिया। अभी 243G एंड W, इसमें जो सर्विसेज मेंशन किया, ये कौन सा सर्विस होता है? लाइक कोई भी पार्क का मेंटेनेंस हो, ब्यूटिफिकेशन हो, फॉर द पर्पस ऑफ द सिटी ड्वेलर्स, सर्विसेज बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लिकर लाइसेंस। अभी लिकर लाइसेंस ग्रांट करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट कोई ना कोई फीस रिसीव करेगा ना, वो फीस पे जीएसटी नहीं लगेगा। फिर नोट में देखो, सर्विसेज बाय फुल टाइम डायरेक्टर्स फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सैलरी एंड नॉट अ सप्लाई, ये फिर अलग से मैंने लिखा भी है। फिर सेक्शन 8 जो बता रहा था, कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। पहले तो कॉम्पोजिट सप्लाई सीखेंगे। कॉम्पोजिट सप्लाई में 3 बेसिक एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एक तो है प्रिंसिपल सप्लाई, एक तो है नेचुरली बंडल्ड, एंड तीसरा है 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। ये 3 बेसिक एलिमेंट अगर कोई भी सप्लाई में प्रेजेंट है, मतलब उसमें 2 से ज़्यादा टैक्सेबल सर्विस, 2 से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाईज है, एंड वो those services are naturally bundled, and one of the supplies are a principal supply। मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर सकते हैं। one of the supplies constitute a principal supply which is predominant in nature। क्या बोला मैंने अभी? ये वर्ड कैच करो, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। एग्ज़ाम में आपको ये सब वर्ड्स के ही मार्क्स मिलेंगे। वन ऑफ द सर्विस इज ऑफ प्रीडोमिनेंट नेचर। तो ये कंपोजिट सप्लाई का बात कर रहा था। कंपोजिट सप्लाई में ना, जब ये 3 टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्लासीफाई कर देंगे एज अ सप्लाई क्लासिफाइड एट सप्लाई ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, as if it is a supply of the principal supply। ओके, ये कौन सा पढ़ा रहा था? कंपोजिट। फिर दूसरा पार्ट है सेक्शन 8 का, मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में ये PNT वाला एलिमेंट कोई ना कोई मिसिंग रहेगा। दैट मीन्स नॉट नेचुरली बंडल्ड, नो प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये सिचुएशन में हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे, दैट इज क्लासिफाइड एट द सप्लाई विथ हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स, दैट इज
considered to be the supply of the goods or service which attracts the highest rate of GST। अभी इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं। समझो ये जो दिवाली गिफ्ट होते हैं ना, तो इसमें चॉकलेट रहता है, केक्स पेस्ट्रीज़ वगैरह होते हैं, फिर आपका भुजिया वगैरह रहते हैं। तो अभी इसको आप सोचो कि ये एक प्लेटर है, इसमें इधर पे है कुकीज़, फिर इधर पे आ गया केक्स, फिर इधर पे आ गया भुजिया। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कुकीज़ का जीएसटी रेट है 18%, केक्स का जीएसटी रेट है 10%, भुजिया का जीएसटी रेट है 28%। तो पहले तो ये सोचो कि ये सब नेचुरली बंडल्ड है क्या? इसको तो अलग अलग भी बेचा जा सकता है ना। जस्ट एक पैकेज में बेच रहे उसका मतलब ये नहीं कि ये नेचुरली बंडल्ड हो गया। तो बेसिक यहाँ पे ना कॉमन मार्केट प्रैक्टिस टू बी फॉलोड टू डिसाइड। मतलब कोई भी चीज़, मतलब कोई भी, ये जो पैकेज का बात हो रहा है ये नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं, वो जानने के लिए या फिर वो डिसाइड करने के लिए मार्केट में जो कॉमन प्रैक्टिस चलता है ना, उसमें से पता चलेगा। तो मार्केट में ये सब चीज़ अलग अलग ही बेचे जाते हैं। सो डेफिनेटली ये कंपोजिट सप्लाई नहीं हुआ, तो मिक्स सप्लाई बनेगा। मिक्स सप्लाई में अभी हाईएस्ट टैक्स रेट किसका है वो ढूंढो। सेकेंड स्टेप में आप देखोगे कि 28% इज़ द हाईएस्ट टैक्स रेट। तो ये जो पैकेज था उसको हम लोग भुजिया का सप्लाई बोल के क्लासीफाई कर देंगे एंड अकॉर्डिंगली 28% जीएसटी चार्ज कर देंगे। फिर आया प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, जो आरबीआई एजेंट बोला ना, तो उसके बाद वो एजेंट में आ रहे हैं। अभी देखो ये एक डायग्राम बना हुआ है। ये डायग्राम है, इसमें प्रिंसिपल है, एजेंट है, थर्ड पार्टी है। तो जहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट को इनवॉइस दिया, एजेंट फिर उसके नाम पे इनवॉइस पार्टी को रेज किया। तो यहाँ पे देखो एजेंट इज इशूइंग द इनवॉइस इन हिज ओन नेम। तो ये सप्लाई इवन इफ एफओसी दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। ओके, एंड दूसरा केस देखो जहाँ पे प्रिंसिपल डायरेक्टली थर्ड पार्टी को इनवॉइस रेज कर रहा है। तो ये यहाँ पे जो एजेंट बीच में आया, ही इज नॉट अ शेड्यूल 1 एजेंट। तो ये केस में इफ द सप्लाई इज ऑन एफओसी बेसिस, दिस इज नॉट अ सप्लाई। शेड्यूल 1 एजेंट होने के लिए ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। issues invoice in his own name, and the second, the agent takes part in effecting the supply of goods and services। तो यहाँ पे जो केस 1 है उसमें देखो एजेंट टेक पार्ट कर रहा है, खुद के नाम पे इनवॉइस रेज कर रहे हैं। बट जो केस 2 है उसमें एजेंट का उतना कोई खास डायरेक्ट रोल नहीं है टू इफेक्ट द सप्लाई। ये हो गया केस 2 और ये हो गया केस
वन। तो केस वन में शेड्यूल वन एजेंट हुआ, ये इवन इफ एफओसी सप्लाई तब भी ये सप्लाई बनेगा। और ये हुआ नॉट अ शेड्यूल वन एजेंट। ये केस में अगर एफओसी सप्लाई है तब ये सप्लाई नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आता है डेल क्रेडियर एजेंट। डेल क्रेडियर एजेंट शायद आप लोग ने अकाउंट्स में भी पढ़ के रखा है इसको। तो डेल क्रेडियर एजेंट वो एजेंट होता है गारंटीज 0% बैड डेट्स एंड टाइमली रिकवरी। तो बेसिकली यहाँ पे डेल क्रेडियर एजेंट दो चीज़ इंश्योर करता है, 0 बैड डेट्स एंड टाइमली रिकवरी। 1 इज़ 0 बैड डेट्स, 2 इज़ टाइमली रिकवरी। और ये लोग का खासियत ये है, चार्जेस हायर कमीशन देन नॉर्मल एजेंट। इफ द बायर फेल्स टू पे, इन दैट केस DCA पेज टू द प्रिंसिपल। मतलब अगर जो बायर है वो पेमेंट नहीं करता है तो डेल क्रेडियर एजेंट विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉरवर्ड द पेमेंट टू द प्रिंसिपल। इन केसेस ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बायर। फिर यहाँ पे डेल क्रेडियर एजेंट का दो केस है। फर्स्ट केस ये है कि ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है। सप्लायर सप्लाई करता है, रेसिपिएंट को इनवॉइस रेज करता है एंड डेल क्रेडियर एजेंट रेसिपिएंट को लोन देता है एंड रेसिपिएंट इन रिटर्न डेल क्रेडियर एजेंट को इंटरेस्ट पे करता है। हियर DCA डज नॉट इशू इनवॉइस इन इट्स ओन नेम। तो एजेंट मतलब शेड्यूल वन एजेंट बनने का जो कंडीशन है वो कंडीशन फुलफिल तो नहीं हो रहा है ना, बिकॉज इशू मतलब डेल क्रेडियर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस रेज नहीं कर रहा है। तो क्लियरली DCA इज नॉट अ शेड्यूल वन एजेंट, hence interest charged by DCA will not be added to value of supply. Interest charged by DCA will not be added to value of supply by the supplier. तो इसका मतलब क्या है, ये जो सप्लायर इनवॉइस रेज किया ना, ये इनवॉइस में द इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय the interest charged by Del Creditor agent is not included here. Further, interest charge on, ये एग्जाम्शन चैप्टर में एक चीज़ बाद में अपने सीखेंगे तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट करता हूँ तो आपको याद रहेगा। इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस इज एग्जेम्प्ट वाया एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन 12/2017। तो ये एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है 12/2017। अभी नोटिफिकेशन नंबर याद रखना तो उतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं। हाँ, ऑब्वियसली आपको याद रहा तो इट विल गिव गुड इम्प्रेशन टू द एग्जामिनर। तो यहाँ पे जो बेसिक फंडा है वो आपको शायद समझ गया है कि जब डेल क्रेडिटर एजेंट खुद के नाम पे इनवॉइस रेज नहीं करता है, he is not considered as a schedule 1 agent and वो that interest charge is not to be clubbed with the invoice value। तो वो इंटरेस्ट पे
जीएसटी नहीं लगेगा। एंड फर्दर एक और चीज़ है, अगर आपको याद रह गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बाद में फिर से सीखेंगे। तो डोंट वरी अबाउट दिस एग्जाम्शन पार्ट, दैट इज इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन एनी फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस, इसको शॉर्ट में DLA बोलेंगे। DLA से याद रहना चाहिए, डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस, इज एग्जेम्प्ट वाया एग्जाम्शन नोटिफिकेशन 12/2017। अभी DCA का दूसरा केस देखते हैं। इसमें क्या होता है, ये सप्लायर है, ये DCA बीच में आ गया अभी देखो, फिर रेसिपिएंट है। अभी सप्लायर इन्वॉइस देता है DCA को, DCA इन्वॉइस फॉरवर्ड करता है रेसिपिएंट को। तो ये केस में DCA शेड्यूल 1 एजेंट बन गया, बिकॉज वो खुद के नाम पे इन्वॉइस रेज कर रहा है। ये केस में फिर इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट इज एडेड। ये जो इंटरेस्ट अभी चार्ज करेगा ना DCA, ये अभी इन्वॉइस वैल्यू में रूल 35 के हिसाब से इसके ऊपर GST देना होगा। अभी रूल 35 अपने वैल्यूएशन चैप्टर में सीखेंगे इन डिटेल। तो रूल 35 ये बोलती है इन शॉर्ट, जो भी अमाउंट रिसीव करेंगे ना, दैट इज अमाउंट received as interest for late payment, ये केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई विल बी 100 डिवाइडेड बाई 118। 118 क्यों, इंक्लूडिंग द GST रेट, एज्यूमिंग 18% रेट। तो यहाँ पे अगर 10% रेट हुआ तो 100/110। ये हो गया आपका रूल 35। तो सप्लायर DCA को इन्वॉइस दिया, DCA ने फिर रेसिपिएंट को दिया वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 35 अंडर सेक्शन 15, वैल्यूएशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे फिर से, तो उसको इंक्लूड करना है। और यहाँ पे नीचे क्या है देखो, ये मतलब इम्प्लाइड है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो DCA है, DCA रेसिपिएंट को लोन देता है, तो रेसिपिएंट वो इंटरेस्ट DCA को पेमेंट करता है, एंड DCA जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो ऑन बिहाफ ऑफ द बायर सप्लायर को पेमेंट कर देता है। तो हियर DCA कंस्टिट्यूट अ शेड्यूल 1 एजेंट। यहाँ पे DCA शेड्यूल 1 एजेंट बन गया, एंड शेड्यूल 1 एजेंट बनने से इफ दिस सप्लाई इज मेड FOC, then too it will be a supply। तो अभी ये प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप है, उसका रेलेवेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस जो भी है, आपको शायद से मैं समझा पाया और आप भी समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ मैंने दिया है कि सॉल्व ICAI मैथ क्वेश्चंस एंड ICAI एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसमें से ज़्यादा रेलिवेंट ये है ICAI एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस which is available on ICAI वेबसाइट। वो प्रैक्टिस करने से आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका ये सप्लाई वाला चैप्टर अच्छे से ढंग से हो गया, बिकॉज आपने सारा क्वेश्चन का आंसर एक बार दे दिया खुद से, तो आपको ये फील आएगा कि नहीं, ये चैप्टर आपका बराबर एकदम दिमाग में सेट हुआ है, बैठा है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं पूरा चैप्टर का। फर्स्ट ऑफ ऑल आया सेक्शन 7, उसके अंदर 3 शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, फिर सेक्शन 8 जो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई से डील करता है, फिर लीगल टर्म्स कैसे राइट करना है। ये लीगल टर्म्स बेसिकली मैं इसलिए दे के रखा है मैंने, बिकॉज
दिस shows how to write answer in एग्ज़ाम में आपको प्रेजेंट कैसे करना है इन वर्ड्स। तो एक्टिविटी, बिजनेस कंसिडरेशन, ये 3 कंडीशंस फुलफिल करने से सप्लाई बन जाएगा। फिर इंडिपेंडेंट ब्रदर सिस्टर इज़ नॉट अ रिलेटिव, इम्पोर्ट ऑफ 4 चीज़, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस फॉर पर्सनल पर्पस बाय इंडिविजुअल विदाउट कंसिडरेशन, ये सप्लाई में नहीं आता है। फिर शेड्यूल 1, इसका 2 पार्ट, विद कंसिडरेशन ABC टेस्ट फुलफिल होना चाहिए। सेल, एक्सचेंज, ट्रांसफ़र, बार्टर, रेंटिंग, लीजिंग एट्सेट्रा, ये सब एक्टिविटी में आएगा। फिर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन, भले ही बिजनेस हो पर्सनल हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये सप्लाई में आता है। फिर विदाउट कंसिडरेशन, ये विदाउट कंसिडरेशन एंड मतलब विच मीन्स FOC सप्लाई, इसमें 4 चीज़ है। RBI एन एजेंट, R स्टैंड्स फॉर रिलेटेड डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स, B stands for transfer of business assets, I stands for import of service from related or deemed distinct persons for business purpose obviously, and agent stands for agency, principal agent relationship, that is schedule 1 agent only। schedule 1 agent नहीं है तो FOC सप्लाई में नहीं आता है। एजेंट, शेड्यूल 1 एजेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए? इनवॉइस, एक तो इनवॉइस चाहिए इन इट्स ओन नेम एंड पार्टिसिपेशन चाहिए उसका सप्लाई में। फिर आया शेड्यूल 2 गुड्स एंड सर्विस, जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी आया, ओनरशिप ट्रांसफ़र होना चाहिए, राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र हुआ तो सर्विस है, बिजनेस एसेट्स ट्रांसफ़र हुआ, परमानेंट ट्रांसफ़र जिस पे ITC ऑलरेडी टेकन है तो वो गुड्स में आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग लीजिंग हो तो सर्विस, सेल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सर्विस, सेल ऑफ कंप्लीटेड प्रॉपर्टी इज नॉट अ सप्लाई। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क एटसेट्रा, कॉपीराइट्स, टेम्पोररी ट्रांसफ़र हुआ सर्विस, परमानेंट ट्रांसफ़र हुआ गुड्स। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, इसका 2 बेसिक एलिमेंट है, एक तो गुड्स एंड सर्विसेज इनपुट्स में आएगा, and resultant property is an immovable property, that is land, building etc। तो ये पूरा जो घटना है इसको सर्विस बोलते हैं। फिर आया कैटरिंग, नॉन कम्पीट फीस, जॉब वर्क। जॉब वर्क आप लोग ऐसे याद रखो, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजेंगे। जॉब वर्क, केटरिंग, नॉन कम्पीट फीस, ये सब सर्विस में जाता है। फिर आया शेड्यूल 3 जो बोलता है कि कौन कौन सी घटनाएं सप्लाई ही नहीं बनते हैं। एंटिटी टू एंटिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, वेयर हाउस्ड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, फिर आया वेयर हाउस्ड गुड्स सोल्ड, हाई सीज सेल कर दिया। फिर आया मॉर्चुरी, डेथ रिलेटेड सर्विसेज। फिर A फॉर एक्शनेबल क्लेम आया, जिसमें से लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग को छोड़ के बाकी सारा एक्शनेबल क्लेम इसके अंडर कवर हो गया। दैट इज़ ओनिंग, मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, मेजरली इंश्योरेंस क्लेम एट्सेट्रा। फिर उसके बाद आया G, that is government official services, MLA, MP, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट PSUs। फिर I आया सेल ऑफ कंप्लीटेड इमूवेबल बिल्डिंग, ये भी सप्लाई नहीं होता है। फिर कंप्लीटेड इमूवेबल बिल्डिंग। फिर आया C से कोर्ट, ट्रिब्यूनल सर्विसेज, कोई भी हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दैट इज़ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपेलेट ट्रिब्यूनल, GST एपेलेट ट्रिब्यूनल, कंज्यूमर रिड्रेसल कोर्ट एट्सेट्रा। फिर 243 G, 243 W। G से आप लोग याद रखोगे कि ग्रामीण, G से ग्रामीण, ग्रामीण में क्या आता है? पंचायत। G से ग्रामीण, ग्रामीण में आता है पंचायत। एंड W से जो दूसरा वाला है वो W है, वो अर्बन में कॉरपोरेशन।
तो 243G 243W सर्विसेज बाय लोकल अथॉरिटीज़, इसमें क्या आता है, मेंटेनेंस, ब्यूटिफिकेशन एट्सेट्रा, सर्विसेज बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांटिंग लिकर लाइसेंस, शराब का जो ठेका देते हैं तो उसमें भी ये सप्लाई में आता नहीं है, तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को ये छूट मिला हुआ है। फिर सर्विसेज बाय फुल टाइम डायरेक्टर्स फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सैलरी, ये सप्लाई ही नहीं है, ये घटना सप्लाई ही नहीं है। क्या है, फुल टाइम डायरेक्टर्स, इसको अपने शॉर्ट में FTD बोल सकते हैं। फिर आया कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई, तो कंपोजिट सप्लाई जो PNT प्रिंसिपल सप्लाई, नेचुरली बंडल्ड 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज, ये सेटिस्फाई कर देता है तो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगा। कंपोजिट सप्लाई में इट इज़ क्लासिफाइड एट सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, क्लासिफाइड एज अ सप्लाई ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई, एंड प्रिंसिपल सप्लाई का GST रेट इसमें अप्लाई कर देंगे। फिर आया मिक्स सप्लाई, जो घटना कंपोजिट सप्लाई नहीं बन पाता है वो मिक्स सप्लाई बन जाता है, तो नॉट नेचुरली बंडल्ड, नो प्रिंसिपल सप्लाई इज देयर, classified at supply with highest rate of tax, that is considered to be the supply of goods service which attracts the highest rate of GST। तो यहाँ पे ये नेचुरली बंडल्ड है कि नहीं ये जानने के लिए कॉमन मार्केट प्रैक्टिस हम लोग देखेंगे, वेदर these articles are naturally bundled or not, and if they are not naturally bundled then this falls under the ambit of mixed supply, एंड जो आर्टिकल का हाईएस्ट GST रेट होगा उसी में क्लासीफाई कर देंगे। फिर प्रिंसिपल टू एजेंट शेड्यूल 1 वाला, फिर डेल क्रेडिट एजेंट, इसमें इंश्योर क्या क्या करते हैं, 0% बैड डेट एक हो गया, टाइमली रिकवरी ऑफ पेमेंट ये 2 हो गया, एंड चार्जेस हायर कमीशन इफ़ द बायर फेल्स टू पे देन DCA पेज टू द प्रिंसिपल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इफ़ द बायर फेल्स टू पे देन DCA पेज द प्रिंसिपल। ये DCA को आप लोग ना शॉर्ट में देसी लैंग्वेज में ऐसा याद रख सकते हो, रिस्पॉन्सिबल एजेंट, रिस्पॉन्सिबल एजेंट। फिर DCA का केस 1 केस 2 आया। केस 1 में शेड्यूल 1 एजेंट नहीं बन रहा था, ये DCA इज़ नॉट अ शेड्यूल 1 एजेंट, एंड कहाँ गया, DCA इज़ नॉट अ शेड्यूल 1 एजेंट, एंड केस 2 में DCA इज़ अ शेड्यूल 1 एजेंट। अभी शेड्यूल 1 एंड नॉट अ शेड्यूल 1 में क्या डिफरेंस है, अगर शेड्यूल 1 एजेंट है तो इवन इफ FOC सप्लाई, even if the supply is made FOC then too it will constitute a supply। और रूल 35 यहाँ पे आया, जो इंटरेस्ट ऑन डिलेड कंसिडरेशन DCA रिसीव करेगा वो ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानेंगे, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 100/100 प्लस टैक्स रेट, तो ये इंक्लूसिव में जाएगा। एंड इसके बाद ICI के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस आर देयर, सो वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। बट आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म करूँगा, बिकॉज़ वो क्वेश्चन आंसर सेशन मैं अलग से रखूँगा, तो उसमें सारा क्वेश्चन आंसर साथ में ही करेंगे। एक्चुअली मेरा ये प्लान है कि और भी 4-5 चैप्टर्स कराऊँगा, तो उसके बाद आप वो पोजीशन में आएंगे कि क्वेश्चन आंसर्स देख के आप लोग धड़ाधड़ इसका आंसर्स आपके दिमाग में क्लिक करेगा, तो इट विल बी बेटर टू टेक ऑन क्वेश्चंस आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, बिकॉज GST इज़ ऑल टुगेदर अ होल न्यू थिंग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। अगले क्लास में हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई से चालू करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई भी बहुत ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो भी आपको बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। ये बोलने का मन तो करता नहीं है, ऐसा लगता है कि आपसे इंटरेक्ट करता रहूं, बट डेफिनेटली सेशन को बहुत ज़्यादा लंबा रखना भी सही नहीं है। चलो,
बाय बाय, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। साइनिंग ऑफ।